Hi everyone, welcome to Academic Help. In today's lecture, we'll be covering another important topic from science, that is acid, bases, and salts. Okay, so the first topic that we have in today's session is what is an acid? Acid क्या है? ये देखो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है, कौन सा बेसिक है, कौन सा सॉल्ट है। तो अभी हम एसिड्स की बात कर रहे हैं। जो सब्सटेंस टेस्ट करने पर सार दैट मीन्स खट्टा होता है वो एसिड होता है। या फिर आप अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप किसी भी सोल्यूशन में डालते हो, किसी भी सब्सटेंस में डालते हो और वो रेड हो जाता है तो दैट मीन्स वो क्या है, एक एसिड है। अगर वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को तब भी वो एक एसिड है। अब न्यूट्रलाइजेशन में लेटेस्ट स्लाइड्स में आपके लिए कवर करूंगी, राइट, और अच्छे से। अब एक एसिड जो है उसका पीएच क्या होता है? पीएच लेवल 7 से कम होता है उसका पीएच लेवल, क्योंकि 7 क्या है? 7 तो इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस, राइट। ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए होता है, जैसे कि आपका वाटर हो गया। लेकिन जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच लेवल 7 से कम होता है। 7 से ज़्यादा है तो वो बेस हो जाएगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में आपका डिवाइड कर रखा है। पहला है वीक एसिड्स, दूसरे हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स आपके कौन से होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाते हैं, दैट मीन्स रिलीजिंग ओनली सम ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम्स इनटू द सॉल्यूशंस, यानी कि कुछ ही हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अपने वो सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और एक्वस सोल्यूशन में आपके, ठीक है, जैसे कि आपके हो गया HCl H2SO4, या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। वीक एसिड्स में आपके आ गए H2CO3, आपके H2SO3, राइट। इट इज नॉट H2SO4, राइट, इट इज H2SO3, तो आप कंफ्यूज मत होना उसमें। मूविंग ऑन, बेसिस क्या होते हैं? अब बेस क्या है? बेस की आपकी कैटेगरीज हैं कि टेस्ट करने पे बिटर यानी कि कड़वा होगा। और अगर आप रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जा रहा है कलर में, दैट मीन्स वो बेस है। और अगर वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है तो भी वो एक बेस है। बेस क्या होते हैं? जनरली जब आप उनको टच करोगे तो आपको एक सोपी टच जो है आपको फील होगा, साबुन जैसा, स्लिपरी सा, ठीक है। उसका पीएच लेवल क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा, राइट। 7 से कम है तो आपके एसिड हैं। 7 से अगर कम है तो आपके एसिड हैं। 7 ही है तो आपका न्यूट्रल है वो। और अगर उससे ज्यादा है तो वो आपका बेस है, राइट। ये तो बहुत इजी है। इसको भी दो कैटेगरीज में हमने जो है डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज योर वीक बेस, सेकंड इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। आपके वीक बेस सेम आपके इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरीके से नहीं होते हैं, राइट। तो उसकी एग्जाम्पल हो गया आपके पास NH3, AlOH3, राइट। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपके क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एटम्स। तो इसके एग्जाम्पल आपके पास NaOH एंड KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात कर लें, एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो अगर कलर की बात करें तो एसिड्स तो मोस्टली कलरलेस होते हैं। जो मिनरल एसिड्स होते हैं कलरलेस होते हैं। और जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो हमें नेचर से मिल गए हैं, वो वाइट कलर के होते हैं। अब देखो, कलरलेस होने में और वाइट कलर का होने में बहुत डिफरेंस है। अब जैसे वाटर आपका लें, अगर हम, वाटर एसिड नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, कलर के लिए। तो वाटर कैसा है आपका? कलरलेस है, कोई कलर थोड़ी है उसका, उसको आप वाइट नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप मिल्क ले लें तो मिल्क आपका कैसा है? वाइट कलर का है, राइट। तो जो मिनरल एसिड्स हैं वो कलरलेस होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक है वो आपके वाइट कलर के होते हैं, राइट। बेसिस की बात करें तो बेसिस कलरलेस होते हैं एक्सेप्ट फ्यू बेसिस, जैसे कि आपके हाइड्रोक्साइड ऑफ फेरस एंड कॉपर। फेरस क्या है? आपका आयरन है, और Cu तो आपका कॉपर है ही। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इनके कलर्स होते हैं, ये कलरलेस नहीं होते। बाकी बेसिस आपके मोस्टली कलरलेस ही होते हैं। और अगर अब हम टेस्ट की बात करें तो जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सार, दैट मीन्स खट्टा होता है। बेसिस का कैसा होता है? बिटर, दैट मीन्स कड़वा होता है। अगर आप उनको टेस्ट करोगे तो वैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस को तो कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे एसिड्स के एग्जाम्पल दूं अगर, तो आपका लेमन हो गया, है ना, ये क्या है आपका?
वीक एसिड्स में आ जाता है तो कैसा होता है, खट्टा ही होता है। बिटर में अगर ये आपका बेसिस की बात करें तो अगर आपका सोप ले लो, किसी ने बचपन में गलती से सोप वो मुंह में चला जाता है, या मान लीजिए टूथपेस्ट ले लीजिए, वो भी एक बेस है, राइट। तो जब ये चीज़ आपके, आप अगर कभी गलती से आपके आप टेस्ट कर लेते हो तो दैट इज बेस, क्योंकि वो टेस्ट में ऐसी होती है, बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं। टच की तो एसिड का एज कोई टच तो नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन बेसिस का ये है कि वो स्लिपरी ही होते हैं टच में, उनका नेचर ही वैसा है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एसिड सॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिल जाते हैं। बेसिस की बात करें तो सारे बेसिस जो हैं वो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, कुछ ही बेसिस होते हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं, और जो बेसिस पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हीं को हम एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलीज, जो बेसिस हमारे पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। मूविंग ऑन, वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब एसिड एंड बेस की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये कुछ चीजें हम पढ़ने वाले, दैट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस विद मेटल्स, यानी जब एक एसिड और बेसिस मिलके मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होने वाला है। द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स बाय कार्बोनेट्स विद एसिड्स, जब हम मेटल कार्बोनेट्स और बाय कार्बोनेट्स को एसिड्स के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। या फिर अगर हम मेटल ऑक्साइड को एसिड्स के साथ कराते हैं तब हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। या फिर जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड को बेसिस के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्या रिएक्शन मिलते हैं। या फिर अब हम एसिड और बेसिस को ही आपस में करवा दें, राइट। अभी हम एसिड और बेसिस को अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम एसिड और बेसिस को ही जो है आपस में रिएक्ट करवा दे तो उसको, उस प्रोसेस को कहेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन। अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहला है हमारा एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, पहले मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, राइट। द मेटल इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स from the acids as H2 gas and forms a compound called a salt. अब एसिड जो है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं, आपके पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है आपका, एक मेटल हो गया, और HCl क्या है आपका, एसिड है, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने उनको रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। उसके साथ हमें H2 गैस भी अलग से मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्कलीज, यानी कि ऐसे बेसिस जो पानी में मिल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, राइट। उनको जब हम रिएक्ट कराते हैं मेटल्स के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। सेम ही चीज हो रही है, एसिड के साथ अगर आप मेटल को करा रहे हो तब भी आपको सेम चीज मिलेगी, और अगर एल्कलीज दैट इज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर उनको करा रहे हो मेटल के साथ तो भी आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिल रहा है। तो ये था हमारा बेस, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कहीं भी आपको OH दिख जाए ना तो समझ जाना वो बेस है, राइट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास, हमने इसको रिएक्ट कराया Zn दैट इज जिंक के साथ हमने, जो कि एक मेटल है, तो हमें क्या मिला है, Na2ZnO2, राइट। और हमारे पास जो कि एक सॉल्ट है, और हमारे को आगे क्या मिला है, H2 गैस अलग से मिली है, राइट। मूविंग ऑन, जब हम मेटल कार्बोनेट्स या फिर बाय कार्बोनेट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब हमें क्या मिलेगा। जब भी हम मेटल कार्बोनेट्स को या बाय कार्बोनेट्स को एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते तो हमें सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। अब देखिए ये रिएक्शंस हो सकता है आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये याद करनी पड़ेगी। ये एग्जाम में मोस्टली पूछ लेता है कि मेटल कार्बोनेट को, या आपको कोई मेटल कार्बोनेट ही दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेटल कार्बोनेट है या बाय कार्बोनेट है, और आपको एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया तो आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी पड़ेंगी, या आपसे केमिकल फॉर्मूला ही पूछ लेगा। तो ये हमारे पास आ गया एक मेटल कार्बोनेट, राइट, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। इसको हमने रिएक्ट कराया HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला, है ना। NaCl क्या आपका सॉल्ट है। उसके बाद CO2 आपका हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और उसके बाद हमें H2O, हमें वाटर मिल गया। सेम दूसरी रिएक्शन में भी है, bases do not react with metal carbonates bicarbonates at all। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो बेस तो कर ही रहा है। तो बोर्ड्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिस जो हैं, राइट, बेसिस जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ।
मूविंग ऑन, जब हम मेटल ऑक्साइड्स को हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? जब भी हम किसी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है और हमें वाटर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या एक मेटल ऑक्साइड है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हमने H2O के साथ करा दिया, HCl सॉरी। तो ये आपको क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको क्या मिल गया? सॉल्ट मिल गया, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड एंड H2O वाटर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जब हम बेसिस के साथ कराते हैं तब हमें क्या मिलता है? जब भी आप किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे NaOH क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसको आपने कराया, सॉरी दैट इज योर बेस, और CO2 आपका क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो जब आपने इनको रिएक्ट कराया, वो क्या मिला? NO2CO3, दैट इज अ सॉल्ट, और आपको वाटर मिल गया अलग से। अब आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या है कि देखिए, आप किसी भी चीज़ को न्यूट्रल कर रहे हो, राइट? जैसे कि अगर मान लो कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है नेचर में, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं वो मान लो, या फिर चलो यहाँ आते हैं कि किसी भी कोई एसिड है हमारे पास, उसका pH लेवल है 3, राइट? तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, कह सकते हैं, क्योंकि 7 से बहुत ही कम इसका pH लेवल चला गया है। और मुझे क्या, और 7 क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है। यानी न्यूट्रल होगा मतलब ना तो वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा वो सब्सटेंस। तो मैं क्या करूंगी? मैं एक बेस को रिएक्ट करा सकती हूँ एसिड के साथ, जिससे कि वो मेरा सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाए। सेम प्रोसेस को ही हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस ना तो वो बेस ही रहे ना वो एसिड ही रहे, वो न्यूट्रल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एंड उसी के लिए हम एसिड और बेस को जो है आपस में रिएक्ट करा देते हैं। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कराएं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, या फिर वीक एसिड को वीक बेस के साथ कराएं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब भी हम एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराते तो हमें सॉल्ट मिलता है और हमें वाटर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने NaOH लिया है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका बेस होता है, और HCl जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया और हमें सॉल्ट मिल गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, और हमको वाटर मिल गया H2O, राइट? अब आ जाते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आपको जो टर्म है उसी से समझ में आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ आप प्रॉपर्टीज या कुछ आप चीज़ें जो है इंडिकेट करोगे किसी बेस के बारे में, किसी एसिड के बारे में, किसी सॉल्ट के बारे में, लाइक आप कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडिकेट करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। या फिर आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टीज की वजह से कि ये एसिड है या ये बेस है या ये सॉल्ट है, वो हम पढ़ते हैं। The indicator tells whether a substance is acidic or basic by changing their color, right? जैसे कि आपका लिटमस पेपर हो गया, वो क्या होता है? एक इंडिकेटर ही तो है। आप उसको किसी भी सोल्यूशन में डालोगे और आप वो कलर चेंज करेगा, उस कलर के बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो आपका एसिड है या वो बेस है, राइट? तो अब ये 3 टाइप के आपके इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। पहले तो आपके आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ये नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे हैं, ये इजीली आपके किचन वगैरह में मिल जाएंगे। अब लिटमस पेपर हो सकता है आप लोगों के घर पे ना हो, लेकिन आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे आपको लिटमस पेपर मिल जाएगा, राइट? नेचुरल इंडिकेटर्स जो है ये इजीली अवेलेबल होते हैं नेचुरली इन्वायरमेंट से। टर्मरिक, हल्दी ऑफकोर्स आपको इन्वायरमेंट से ही इजीली मिल जाती है, ये नेचर से आपको मिल रही है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, ये आपको कलर चेंज करके बता देंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। जैसे कि टर्मरिक है, अगर आप उसके पेस्ट को, या फिर एक आप पेज लेना, राइट, एक पेज लेना और उसको पूरा कवर कर देना हल्दी के पेस्ट से। हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के उसका एक पेस्ट बना लेना और उसको कवर कर देना उस पूरे पेज को, और उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना। आप जैसे ही उस पे सोप सोल्यूशन डालोगे थोड़ा भी, वो कलर रेड हो जाएगा, राइट? तो दैट मीन्स वो क्या है? एक बेस है। अगर कलर रेड हो जा रहा है तो सोप क्या है? बेस है। तो इसी तरीके के कुछ कलर्स आपको दिखेंगे जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ये तो हमने बात कर ली नेचुरल इंडिकेटर्स की।
अभी आ जाते हैं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं आपके लेबोरेटरीज में, जैसा कि हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलाइन, ठीक है, ये आपके क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब आ गए आपके नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ओडर की बात होती है, यानी कि स्मेल से आपको पहचानना पड़ेगा कि वो एसिड है या बेस है। जब एसिडिक होगा तो आपको अलग तरीके की स्मेल आएगी, और जब बेसिक होगा तो आपको अलग तरीके की स्मेल आएगी। आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की एग्जाम्पल आपका वनीला फ्लेवर हो गया, आपका अनियन हो गया, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर एल्कलीज। एल्कलीज हमने पीछे भी डिस्कस किया। एल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। अब ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि पानी में सारे बेस डिजोल्व नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ बेसिस ही होते हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं, और जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हीं को हम एल्कली कहते हैं। दे आर सोपी टू टच, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ सोप जैसा, कुछ डिटर्जेंट जैसा स्लिपरी सा आप टच कर रहे हो। बिटर होगा टेस्ट में, यानी कि कड़वा होगा। और कोरोसिव होगा, कोरोसिव यानी कि अगर आप ये लिक्विड, ये एल्कली सोल्यूशन आप किसी भी मेटल पे लगाते हो तो वहां पे जंग लग जाएगी, रस्ट वहां पे आ जाएगी, तो ये कोरोसिव है। आप इसके एग्जाम्पल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब पीएच लेवल की बात करें तो इनका पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है, होगा ही, क्योंकि क्या है, एक तरीके से है तो वो बेस ही ना, तो बेस के पीएच लेवल क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, इसीलिए इनका ही पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है। प्रॉपर्टीज की बात करेगा हम एल्कलीज की, तो दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो डेंसिटी, सॉफ्ट होते हैं, डेंसिटी इनकी लो होती है। एल्कलीज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उनका लो ही होता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अब अगर आप कोई भी फ्लेम वगैरह जला रहे हो तो उसमें भी आपको जो है एक अलग कलर देखने को मिलेगा। एल्कलीज रिएक्ट इजीली विद हेलोजेंस। हेलोजेंस मैं आपको आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर्स में करवाऊंगी, तो इसको आप कुछ टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं, इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि ये आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाया जाएगा। दे कैन बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल सोल्यूशन, राइट। Moving forward, now डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, अब ऑफ कोर्स दो चीज़ें तो हमें पता ही है। एक सब्सटेंस होता है जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, एक होता है जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होता है। कंसंट्रेटेड मतलब जो, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो प्योर है। डाइल्यूट मतलब उसका इफेक्ट हमने थोड़ा सा कम कर दिया है उसमें कुछ ना कुछ मिला के, तो अब वो प्योर नहीं रहा है। बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग इन एसिड और बेस इन वाटर इज कॉल्ड हाईली एक्सोथर्मिक। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। अब एसिड को आप डाइल्यूट कैसे करोगे, उसमें पानी मिला दोगे, राइट। आपको कहीं आप जैसे दूध वगैरह भी लेने जाते हो, अब दूध एसिड नहीं है, लेकिन वहां पे होता क्या है कि सॉरी, दूध एसिड ही ऑफ कोर्स यार। तो दूध के अंदर क्या होता है, आप कभी सोचते हैं कि उसमें पानी मिला दिया गया है, राइट, उसको डाइल्यूट कर दिया गया, प्योर नहीं रहा है वो। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे सीन है कि एसिड को हम मतलब पानी एसिड में मिला के हम क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। एसिड टू वाटर, अब देखिए आपको करना कैसे है डाइल्यूट। पानी में आपको जो है एसिड मिलाना है, या एसिड में पानी मिलाना है, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। पहले बात करते हैं एसिड टू वाटर। मान लीजिए ये आपका क्या है, वाटर है, राइट। ये आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अभी हम क्या मिलाने वाले हैं, एसिड उठा के हम वाटर में डाल देंगे अभी हम। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, यानी कि जब भी आप एसिड को वाटर में डालें तो आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहें, और एसिड को ऐसे नहीं एकदम से ही डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, राइट। और पूरे टाइम जो है वाटर को स्टर करते रहना है, वरना क्या होगा, आप जल वल जाओगे। एसिड या वाटर टू एसिड, नेक्स्ट चीज आ गई कि वाटर को उठा के एसिड में डाल दे क्या, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may break due to excessive heat, right.
अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो आपको पता चल गया कि एसिड में पानी मिलाना होता, सॉरी पानी को एसिड में मिलाना होता है, ना कि एसिड को जो है पानी में मिलाना होता है, राइट? उल्टा बोल दिया क्या मैंने? ऐसा है कि एसिड लोगे आप पानी में मिलाओगे, ठीक है, ये आपको करना होता है, ना कि पानी उठा के आपने एसिड में मिला दिया, राइट? इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट चीज है आपका द यूनिवर्सल इंडिकेटर, दैट इज योर पीएच पेपर, पीएच स्केल। ये आपका कैसा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इससे आपको पता चल जाएगा, ये कुछ कलर्स हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है, एसिडिक है नेचर में, या बेसिक है, राइट? pH scale was developed to measure the concentration of hydrogen ions in a solution। ठीक है, पीएच पेपर को डेवलप, पीएच स्केल जो है आपका डेवलप ही इसलिए किया गया था कि हाइड्रोजन के आयंस जो है उनका कंसंट्रेशन हम चेक कर सके किसी भी सोल्यूशन में। पी से क्या है आपका, पी जो पीएच में आपका है वो पोटेंस है। पोटेंस वर्ड होता है जो कि आपका जर्मन से लिया गया है। इसका मतलब होता है पावर, राइट? आप यहाँ पे कंसेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयंस की पावर ही तो चेक कर रहे हो एक तरीके से, कहाँ कौन से सोल्यूशन में ज्यादा है कौन से में कम है ना? पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है। 0 to 14 के तक ये स्केल होता है। अगर आप 0 किसी सब्सटेंस में आ रहा है, दैट इज वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, हाईली एसिडिक। और अगर किसी में 14 आ रहा है किसी सब्सटेंस का पीएच लेवल, तो वो कैसा है, वेरी एल्कलाइन, यानी कि हाईली बेसिक है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है वो। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। और जिसका 7 आ रहा है वो कैसा है, आपका न्यूट्रल सोल्यूशन है, यानी कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन। पीछे हम पढ़ के आए कि 7 से कम होगा, तो इधर वाले आपके क्या हैं, सब एसिडिक हैं, ठीक है, ये सब आपके एसिडिक हैं। और 7 के बाद वाले ये सारे, ये सब आपके बेसिक हैं, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, पीएच स्केल। अब देखो क्या होता है एग्जाम में ना, आपको कुछ कुछ ऐसे आपके किचन में जो चीज़ें मिलती हैं या आप डेली यूज़ में आपकी चीज़ें आती हैं, वो आपको देगा, वो पूछ लेगा कि ये आपके इनका पीएच लेवल क्या हो सकता है, या ये बेसिक है या एसिडिक है, या फिर हाईली बेसिक है या हाईली एसिडिक है। तो बात करते हैं पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि आपका तेजाब है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। दूसरा है आपका स्टमक। स्टमक में भी आपका एसिड बनता है, अभी आगे बताऊंगी कैसे क्या होता है उसमें। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी लेमन, राइट? लेमन भी आपका क्या है, वो एसिडिक है। विनेगर क्या है, वो भी आपका एसिडिक है। वाइन भी आपकी एसिडिक है। कॉफी भी आपकी थोड़ी बहुत एसिडिक है, उतनी ज्यादा नहीं। मिल्क भी आपका एसिडिक ही रहता है, बहुत थोड़ा सा। 7 यानी कि न्यूट्रल, वो आपका पानी रहता है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड कैसा रहता है, वो आपका बेसिक रहता है। बेकिंग सोडा आपका बेसिक रहता है। आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक रहता है, होता है ना कभी आपको ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आगे पढ़ाऊंगी, एक एंटा एसिड है। जैसे कि जब आपके पेट में ज्यादा एसिड बनने लगता है ना, जलन होने लगती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, डॉक्टर हमको प्रेस्क्राइब करते हैं। क्यों, किस लिए करते हैं, क्योंकि जो आपके पेट में एसिड बन रहा है और आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेस है, तो उसको ले लोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, राइट? देखो आपके स्टमक में क्या एसिड बन रहा है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आपका बेस है। तो जब आप बेस ले लोगे, आपके पेट में एसिड बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, राइट? आपका पेट शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमोनिया, जो कि आपका बेसिक है। उसके बाद है आपका सोप, सोप भी आपका बेसिक है। ब्लीच, ब्लीचिंग सोल्यूशन या ब्लीचिंग पाउडर, वो भी आपका बेसिक है, राइट? आपका ड्रेन क्लीनर, वो भी आपका बेसिक है। मूविंग ऑन, अब पीएच जो है वो एवरीडे लाइफ में जो कुछ चीजें होती हैं, राइट, उसका पीएच लेवल क्या होता है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या हमारे आसपास जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो भी ऑफ कोर्स लिविंग बींग्स हैं, तो क्या पीएच लेवल जो होता है वो उनको भी अफेक्ट करता है किसी तरीके से।
आर बॉडी वर्क्स विद इन pH रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। मोस्टली हम न्यूट्रल की साइड पे ही रहते हैं ज़्यादातर, देखा जाए तो, है ना। हमारी बॉडी जो रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट में पीएच चेंज रहेगा, ड्रास्टिक एकदम में, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, नॉर्मल ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ही छोटी सी रेंज के बीच में हम लोग जो है फंक्शन करते हैं, अच्छे से हम सर्वाइव करते हैं। व्हेन पीएच रेन ऑफ वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, जब बरसात का मौसम आने से पहले ही कुछ टाइम जो है 2-3 दिन बारिश होने लग जाती है, तो आपके पेरेंट्स आपको मोस्टली मना ही करते होंगे कि उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन होती है, उसमें मोस्टली एसिड होता है, उसका पीएच लेवल जो है वो 5.6 के अराउंड रहता है, उससे कम रहता है, या फिर तो वो एसिड रेन होती है। अब अगर हम ताजमहल की बात करें, ताजमहल हमारा 7 वंडर्स में से एक है। तो उसके आप कुछ पिलर्स देखोगे, वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, कुछ पिलर्स देखोगे, उसका स्ट्रक्चर देखोगे, वो देखोगे आप थोड़ा सा ना येलोइश हो गया है। ठीक है, गवर्नमेंट उस पे रेगुलरली क्या करती है, काम करती है कि वो उतना ही सुंदर बना रहे, व्हाइट बना रहे, येलोइश ना हो। वो क्यों होता है? एसिड रेन की वजह से हो रहा है, राइट। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अब जब वही एसिड रेन होगी और वो रिवर्स में जाके एसिड रेन गिरेगी, तो क्या रिवर का भी जो है पीएच लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, और उसके अंदर जितने भी आपके फिशेस वगैरह हैं, टर्टल्स हैं, जितनी भी आपकी पूरी एक्वेटिक लाइफ है, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना, राइट। व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ सॉइल इन द बैकयार्ड। अब आपके घरों में जो भी, अगर आपने गार्डन वगैरह बनाया हुआ है, आपके आसपास जो पार्क वगैरह है सोसाइटी में, उसमें जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल कैसा होना चाहिए? तो उसका पीएच लेवल समवॉट अराउंड 5.5 टू 7.0 रहना चाहिए। इसके अंदर अंदर, इस रेंज के अंदर रहेगा तो प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी सूटेबल पीएच रेंज रहती है ये, राइट। और जो सॉइल होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ही ज़्यादा एल्कलीन होनी चाहिए, ना ही वो एसिडिक होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो ग्रोथ जो है प्लांट की वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो देखो, सॉइल जो है आपकी 5.5 टू 7.0 ही रहनी चाहिए, तो वो प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी सही है। चेंज इन पीएच ऑफ द सॉइल अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मूविंग ऑन, यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, वो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये आपका क्या है, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बनता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता क्यों है? आपके स्टमक में सिक्रीट क्यों होता है? आपका स्टमक ही उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? जिससे कि आपका फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर पेट में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है तो आपका पेट जल क्यों नहीं जाता है? क्योंकि एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, म्यूकस जिसको हम कहते हैं। ये एक क्या है? एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर रहती है आपकी किसमें? स्टमक में, जो कि बचाती है आपके स्टमक को जलने से, राइट। लेकिन जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, राइट, उसका पीएच लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है? आपको पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, जलन होती है आपको। इसीलिए डॉक्टर्स आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एंटा एसिड्स ले लो। एंटा एसिड्स मतलब कि बेसिस होते हैं ये एक तरीके से, जो कि आपके पेट में जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमने पीछे पढ़ा। ये क्या है? एक बेस है, राइट, एक एंटा एसिड है। इसको आप ले लोगे तो आपका पेट जो है उसमें जलन हो रही है वो बंद हो जाएगी। नाउ पीएच चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डिके। अब आपके जो कैविटी वगैरह हो जाती है दांत में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पीएच लेवल के उस पर ही डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि टूथ डिके अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपके, यानी कि माउथ का जो पीएच लेवल है वो 5.5 से नीचे चला गया है, तभी जो है आपके दांत क्या हो रहे हैं? सड़ रहे हैं, उसमें कैविटी हो गई है। जो आपका टूथ एनामल होता है, यानी कि आपके जो खुद दांत होते हैं ना, उसमें काफी लेयर्स लगी होती हैं, राइट।
यहाँ ये आपको जो पहली दिख रही है ना, यही नहीं है, काफ़ी लेयर्स हैं ये आपकी, है ना। तो जो आपकी इनेमल है, राइट, आपकी जो इनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी होती है। वो क्या है, एक क्रिस्टलाइन कैल्शियम फोस्फेट है। ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, राइट, बहुत हार्ड होता है ये आपकी बॉडी का। इट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। ये कोरोड यानी कि खराब होना शुरू हो जाती है, जैसे रस्ट लगना होता है ना, जंग लग जाती है, तो यहाँ क्या होता है, ये भी कोरोड होने लग जाते हैं, यहाँ जंग नहीं लगती, खराब होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि पीएच लेवल जो है 5.5 से आपका नीचे चला गया है। होता क्यों है, आपने कुछ खाया और वो खाना आपका कहीं ना कहीं फंसा रह गया, आपने ढंग से ब्रश नहीं किया, तो क्या होगा, कैविटी हो जाएगी, आपका पीएच लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, आपका सॉरी कम हो जाएगा 5.5 से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका फूड जो है वो भी तो कहीं ना कहीं नेचर में क्या है, एसिडिक ही है। वो माउथ में बैक्टीरियाज रह जाते हैं और बैक्टीरियाज भी जो है वो एसिड यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं आसपास, और उससे वजह से क्या होती है, आपको कैविटी हो जाती है और टूथ डिक्की की प्रॉब्लम आप देख सकते हो। इसीलिए क्या कहते हैं कि आपको ब्रश हमेशा करना चाहिए। ब्रश क्यों करना चाहिए, कि ब्रश सॉरी टूथपेस्ट जो है वो नेचर में बेसिक होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर एसिड बैक्टीरियाज बना भी रहे हैं, आप एक टूथपेस्ट से ब्रश कर लोगे जो कि बेसिक है, तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यहाँ भी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब देखिए, सेल्फ डिफेंस की बात करें तो एनिमल्स या छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो खुद को कैसे बचाते हैं। अगर आप बी स्टिंग्स आपने देखा होगा, जो आपकी मधुमक्खी होती हैं वो क्या करती हैं, अगर आप आपके ऊपर आके बैठ जाती हैं या कुछ भी है, तो वो अपना डंक छोड़ जाती है, डंक मार देती है उसमें। वो उनका डंक क्या होता है, वो भी एसिडिक होता है नेचर में, उससे क्या होगा, आपको छोटा मोटा पेन होगा या फिर आपको इरिटेशन हो सकती है। लेकिन अगर मान लो डंक रह गया है या कोई भी है, ज़्यादा एसिड हो गया, तो आपको और ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। अब अगर जो एंट या बी स्टिंग में हम बात करें, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, आपका मेथनोइक एसिड होता है, राइट। ये आपका मिथेनोइक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अगर फॉर्मिक एसिड लिख देते तो पहचान नहीं पाते। तो आपको दोनों ही नेम याद रखने हैं कि उसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं और फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी में रह जाता है, इसीलिए आपको बर्निंग सेंसेशंस होती हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो माइल्ड बेस है, छोटा मोटा जो मतलब आपका वीक बेसिस है, वो आपको यूज करना चाहिए। जैसे कि आपका किचन में बेकिंग सोडा मिल जाता है ना, आपके किचन में ही होता है, खाने वाने में यूज होता है, वो आपको वहां पे लगा लेना चाहिए, जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाए। नेक्स्ट है ये कुछ आपके नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछ लेगा ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, टैमरिंड इमली में कौन सा एसिड होता है। तो विनेगर में आपका होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में होता है आपका सिट्रिक एसिड, टैमरिंड इमली में होता है आपका टार्टरिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में भी आपका सिट्रिक एसिड ही होता है, एंड स्टिंग जो भी हमने पढ़ा उसमें मेथनोइक एसिड या फिर आप कहें फॉर्मिक एसिड, ये याद रखना है। निटल स्टिंग में भी आपका मेथनोइक एसिड ही होता है। नाउ व्हाट इज अ सॉल्ट, अभी हमने एसिड्स पढ़ लिए, बेसिस पढ़ लिए, अभी हम सॉल्ट पढ़ेंगे। सॉल्ट क्या है, द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन एडिशन टू वाटर व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड सॉल्ट, दे जनरली शो न्यूट्रल बिहेवियर। ऊपर हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी न्यूट्रलाइजेशन की, जो आपका लिटरली हर उस पे ही स्लाइड में यूज हो रहा है आपका ये टर्म न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या था, ये हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे थे, राइट। एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करा रहे थे और हमें क्या मिल जा रहा था, सॉल्ट मिल जा रहा था, राइट। सॉल्ट मिल जा रहा था, साथ में हमको वाटर वगैरह बाकी चीजें भी मिल रही थी, राइट। तो इसी को सॉल्ट कहते हैं। जब हम एसिड और बेस को हम जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिल जाता है, राइट। अब जो सॉल्ट है उसका बिहेवियर कैसा है, न्यूट्रल, यानी कि ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, तभी तो वो न्यूट्रलाइज हो गया है ना, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से, इसलिए उसका पीएच लेवल 7 रहता है। ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होते हैं आपके एसिडिक सॉल्ट्स, राइट, जहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट किसकी, हाइड्रोजन आयंस की हो जाती है, तो वो आपके एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं, जैसे कि आपका NH4Cl या FeCl3,
नेक्स्ट आ गया आपका बेसिक सॉल्ट, जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट किसकी हो जाती है, हाइड्रोक्साइड आयंस की, जो कि आपके बेस में होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, और हाइड्रोजन आयंस आपके एसिड में होते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो वो आपका क्या बन जाता है, बेसिक सॉल्ट बन जाता है। इसके एग्जाम्पल है Na2CO3, CaCO3, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट में शो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर। सॉल्ट का क्या है, वो कभी कभी एसिडिक बिहेवियर भी दिखा सकते हैं, बेसिक भी दिखा देते हैं, और मोस्टली तो न्यूट्रल बिहेवियर ही दिखाते हैं। ये सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, का पीएच लेवल क्या होता है, 7 होता है, राइट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट और वेन सोल्यूबल इन वाटर। अगर आप उनको पानी में मिला दो, या मॉल्टन स्टेट्स में है वो, ठीक है, मेल्ट हो चुके हैं, या पानी में आपने नमक को घोल दिया, तो वो आप क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसमें बिजली कंडक्ट करवा लेंगे आप। दे आर हार्ड, हार्ड होते हैं नेचर में, क्रिस्टलाइन होते हैं, और नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल्स यानी कि इजीली एवेपोरेट नहीं होंगे, ये इजीली एवेपोरेट, sorry, cannot be easily evaporated, right, that is called non volatile in nature, जो easily evaporate ना हो। they have high melting points, अब easily evaporate नहीं होते हैं, इसीलिए तो ये भी मिलता ही जुलता है कि इसीलिए आपका melting point भी कैसा है, high है। salts are insoluble in organic solvents like kerosene, petroleum। कुछ कुछ आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आप सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका केरोसिन हो गया एंड पेट्रोल हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, कॉमन सॉल्ट की बात कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या, आपका NaCl, जो आपके घरों में आप नमक खाते हो पाया जाता है, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट। केमिकल नेम की बात करें तो इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। प्रेपरेशन की बात करें तो जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो हमको सॉल्ट मिल जाता है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्लो सोडियम क्लोराइड। तो आपको उसके साथ वाटर भी मिल जाता है। यूजेस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होता है, फूड इंडस्ट्रीज में। हमारे घर में भी तो देख लो, हम ये कॉमन सॉल्ट ही तो यूज़ कर रहे हैं। सो फूड इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ किया जाता है, और फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी, जो भी आप पैक्ड फूड जितना भी देखते हो, आपके चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, कुरकुरे हो गए, उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक खाने लायक बना रहे। ज़्यादातर आपका जो है कुछ केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आपका सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सोडियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इट्स अ बेस, क्योंकि आप देख रहे हो हाइड्रोक्साइड है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaOH, OH, दैट मीन्स इट्स अ बेस। प्रेपरेशन की बात करें तो जब भी हम NaCl को किसी एक्वस सोल्यूशन, वाटर ले लिया हमने यहाँ पे, उससे पास कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ हमें क्लोरीन भी मिलेगा और हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। इसी प्रोसेस को हम फ्लोर एल्कली कहते हैं, राइट। इसकी यूजेस की अगर हम बात करें तो कास्टिक सोडा आपके सोप वगैरह में यूज होता है, डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह में यूज हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भी अगर डिटर्जेंट अगर आप लो क्वालिटी का लेते हो मान लो, या सस्ता सा लेते हो कोई भी डिटर्जेंट या सोप, तो आप देखोगे कि आपके हाथ जो है काफ़ी रफ होने लगते हैं। अगर आप उससे कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, आपके हाथ काफ़ी रफ होने लगते हैं, क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डला हुआ होता है। कास्टिक सोडा जो है डी ग्रीजिंग के लिए भी यूज होता है मेटल्स की। मेटल वगैरह क्या होता है, आपके लोहे पे कभी कभी जंग लग जाती है, राइट, ग्रीजिंग हो जाती है, तो वो हटाने के लिए भी हम कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। प्रेपरेशन की बात करें तो जब भी हम क्लोरीन को हम CaOH2 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें CaOCl2 मिल जाता है पानी के साथ। अगर हम यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी अभी कुछ सिटी ऐसी हैं जहाँ पे लोग टैप वाटर ही यूज़ करते हैं, किसके लिए, पीने के लिए, पानी पीने के लिए।
लाइक ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो लोग टैप वाटर ही यूज़ करते हैं, उनके यहाँ कोई आरओ फिल्टर ये सब चीज़ें नहीं लगी होती हैं, राइट। तो उनमें क्या होता है, 1 महीने या 2 महीने के ऐसे ऐसे गैप में उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, जिससे कि अगर पानी में कोई जर्म्स वगैरह हो भी तो वो सारे क्लीन हो जाएं, राइट। इसीलिए आप कभी कभी देखोगे कि ऐसी सिटीज़ में जब भी आप टैप वाटर कभी कभार लोगे वंस इन अ वाइल, महीनों में अगर आप देखते हो कभी अचानक से आपको उसमें कुछ कुछ एक वाइट सा कुछ दिखने लगेगा, कलर उसका थोड़ा सा वीटिश सा होगा, प्रॉपर वीटिश नहीं होगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट वीटिश सा होगा, आपको पता होगा कि इसमें कुछ मिला हुआ है, तो दैट इज ब्लीचिंग पाउडर मिला होता है उसमें। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अब चैप्टर 1 में दैट इज योर केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशन में मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मुझे बताओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते क्या हैं, उनका काम क्या होता है, राइट। नेक्स्ट इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम की अगर बात करें तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो NaHCO3। प्रेपरेशन की बात करें कि बनाते कैसे हैं इसको, तो जब भी हम NaCl जो कि आपका सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है उसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें वाटर मिलेगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये रहा आपका NaCl, इसको हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया और वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको जब हमने रिएक्ट करवाया इनके साथ तो हमें मिल गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में NH4Cl, राइट, यानी कि अमोनियम क्लोराइड भी मिल गया हमको। नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस की बात करें तो बेकिंग सोडा किस लिए आपके किचन वगैरह में यूज होता है, ऑफकोर्स खाने वगैरह में बेकिंग सोडा लोग डालते हैं। और दूसरा आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, आपके कहीं कहीं पे ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज होते हैं जहाँ पे सोडा एसिडिक बेस रहता है, राइट, उसका ये आपका सब्सटेंस उसमें रहता है, एसिडिक होते हैं वो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो उसमें भी बेकिंग सोडा ही यूज होता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का अगर हम केमिकल नेम बात करें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला इसका Na2CO3 10H2O। प्रेपरेशन की बात करें कि बनाते हम इसे कैसे हैं, तो जब भी हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करते हैं Na2CO3 के साथ तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, राइट। यूजेस की बात करें तो पानी में से परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। परमानेंट हार्डनेस से क्या मतलब है, जैसे कि आप देखो कि यमुना का पानी जो है वो कैसा है, काफी हार्ड वाटर है, खारा पानी है। हार्डनेस से मतलब क्या है, खारेपन को कहते हैं हार्डनेस। तो अब क्या होता है, जब भी पानी कहीं का खारा होता है या हार्डनेस होती है उसमें ज्यादा, तो आपके बर्तन वगैरह बहुत इजीली खराब हो जाते हैं, आपके कपड़े वगैरह जो है वो अच्छे से धुल नहीं पाएंगे क्योंकि सोप तो वहां पे काम ही नहीं करेगा। आपको क्या डिटर्जेंट पाउडर पे ही स्विच करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट पाउडर पे, जो कि क्या लेदर क्रिएट कर सके, स्कम क्रिएट कर सके, राइट, लेदर बनना चाहिए ना। तो वो कैसे बनेगा, जब वॉशिंग सोडा का आप यूज करोगे। तो क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या करता है, जो पानी में खारापन है, जो हार्डनेस है, उसको रिमूव कर देता है और आपकी डोमेस्टिक पर्पस के हिसाब से जो क्लेंजिंग एजेंट है वो भी आपका वॉशिंग सोडा ही है, जो आप डे टू डे लाइफ में क्लेंजिंग करते हैं, घर की करते हैं, बाथरूम वगैरह की, जहाँ की भी, तो उसमें भी क्लीनर्स में आपका वॉशिंग सोडा ही डला होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो जब भी हम जिप्सम को जब हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन, जो कि अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, टू लूज वाटर, तो इसको हमें क्या मिलता है, फिर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। ये आपका क्या है, जिप्सम है, राइट। इसको हमने हीट किया कितने, 373 केल्विन पे, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड हमें H2O भी मिला है। यूजेस की बात करें तो जब भी आपके कहीं पे बोन वगैरह में फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही तो यूज करता है आपके प्लास्टर चढ़ाने के लिए। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, बनाने के काम आता है।
आपका डेकोरेशन मटेरियल जो होता है उसके भी काम आता है, और कभी कभी सरफेसिस को स्मूथ करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, राइट? So that is all for this video. We have covered the entire chapter of science, that is acid, bases and salt. Now in next videos I'll be covering other chapters. So if you have any doubt or anything else, you can write it down in the comment section. Till then, revise this chapter as much as you can. I'll be sharing the slide in the description box, right? So you can fetch it from there. Thank you for being in this session.